पेलियोंटोलॉजी एक ट्रिकी फील्ड है। इसका काम है एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में समझना, जिसको ये कहना कि ये मुश्किल है एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि असल में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए ये नेचुरल है कि इस रास्ते में गलतियां होती रहती हैं। कभी कभी ये गलतियां छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी बड़ी होती हैं, जो किसी जानवर के बारे में पूरी परसेप्शन बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ इन 4 प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स के साथ हुआ। पहला एग्जाम्पल इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये पहली डायनासोर डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है, जो मेगलोसॉरस की डिस्कवरी थी। इसका नाम 1824 में दिया गया था, जब पेलियोंटोलॉजिस्ट को डायनासोर्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उस वक्त डायनासोर शब्द भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और इस वजह से पहली बार जब इस डायनासोर की डिस्क्रिप्शन दी गई तो वो काफी इनएक्यूरेट थी। इंग्लिश पेलियोंटोलॉजिस्ट विलियम बकलिन ने पहली रिकंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन दी थी। उन्होंने सोचा कि मेगलोसॉरस एक बड़ी 4 पांव वाली कार्निवरस लिजर्ड थी। बकलिन ने यह भी समझा कि ये जानवर पानी और जमीन दोनों में जीता था, और इसका साइज स्कूल बस जितना बड़ा होता था। जल्दी में उन्होंने ये तक कह दिया कि ये 2 बसेस जितना लंबा हो सकता था, क्योंकि एक लेक्चर के दौरान उन्होंने एक बड़ी हड्डी की डिस्कवरी के बारे में सुना, जिसको उन्होंने मेगलोसॉरस से जोड़ दिया। लेकिन असल में वो हड्डी इग्वानोडॉन की थी, जो उस वक्त गलत तरीके से समझा गया था। धीरे धीरे जब और मेगलोसॉरस फॉसिल्स डिस्कवर हुए और डायनासोर्स के बारे में नॉलेज इंप्रूव हुई, तो असली मेगलोसॉरस समझ में आया, जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन से काफी अलग था। असल में ये एक बाइपीडल थेरोपॉड था, जो मिडिल जुरासिक पीरियड से था, ना कि एम्फीबियस और बकलिन की सोच से छोटा था। लेकिन मिडिल जुरासिक के थेरोपॉड्स में ये अब भी एक अच्छे साइज का कार्निवोर था, और अपने टाइम में सबसे बड़े थेरोपॉड्स में से एक था। और मेगलोसॉरस ही नहीं, कॉम्सिग्नाथस भी गलत समझ से गुजरा है। आज के पेलियोंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक छोटा बाइपीडल थेरोपॉड था, जो लेट जुरासिक पीरियड में यूरोपियन आइलैंड्स के कोस्टल रीजन्स में घूमता था। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते थे कि ये एक अजीब लिजर्ड थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 1800 के दशक के बीच में ये पहली बार एक अनोखी लिजर्ड के रूप में समझा गया था, लेकिन कुछ ही सालों में इसे दोबारा क्लासिफाई करके डायनासोर माना गया, और बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली कंफ्यूजन 1900 के दशक के आखिरी दिनों में शुरू हुई, जब एक फ्रेंच स्पेसिमेन मिला, जो ओरिजिनल जर्मन स्पेसिमेन से अलग था। पहली बात तो ये थी कि फ्रेंच स्पेसिमेन साइज में बड़ा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान में आई वो थी उसके हाथों पर दिखाई देने वाले रिंकली पैटर्न्स, जिसे पेलियोंटोलॉजिस्ट ने वेब्ड हैंड समझा, जैसे पाँव में झिल्ली होती है। क्योंकि ये डायनासोर कोस्टल एनवायरनमेंट में जीता था, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की कि कॉम्सिग्नाथस असल में एक सेमी एक्वाटिक डायनासोर था, जिसके हाथ फ्लिपर्स की तरह थे, जिसे ये पानी में आगे बढ़ने के लिए यूज करता था। इस थ्योरी को उस वक्त काफी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे, खासकर अमेरिकन पेलियोंटोलॉजिस्ट जॉन ऑस्ट्रम। उन्होंने कहा कि डायनासोर के हाथ इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं थे कि उनके फ्लिपर्स होने का पता चल सके। उन्होंने ये भी बताया कि रिंकल्स हड्डी से काफी दूर तक एक्सटेंड हो रहे थे, जो उनके हिसाब से सिर्फ सेडिमेंट पैटर्न्स थे। धीरे धीरे और स्टडीज के बाद ऑस्ट्रम के काउंटर क्लेम्स सही साबित हुए, और फ्लिपर्ड कॉम्सिग्नाथस की थ्योरी खत्म हो गई। अगर आपको ये गलती बड़ी लगी, तो जानिए कि और जानवरों ने इससे भी बड़ी गलतियों का सामना किया है, जिसमें उनकी आइडेंटिटी ही गलत बता दी गई, जैसे ओक्यूलोडेंटाविस, जो कोट ऑन कोट एक डायनासोर माना गया था। ये छोटा सा क्रीचर 2020 में डिस्कवर हुआ था, और तुरंत एक सेंसेशन बन गया, क्योंकि टीम ने ये दावा किया था कि ये एक नया एवियन डायनासोर है, और आज तक जीने वाला सबसे छोटा डायनासोर। ये डिस्कवरी एक स्कल से आई थी, जो एम्बर में प्रिजर्व था, और इसकी जनरल शेप ने रिसर्चर्स को ये यकीन दिलाया कि ये क्रिटेशियस पीरियड में जीने वाला एक बर्ड लाइक डायनासोर था।
उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि ये दिन के समय ज्यादा एक्टिव होता होगा और अपने साइज के लिए इसकी बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती होगी। लेकिन जल्दी ही ये समझ आ गया कि इसका स्कल अगर ध्यान से देखा जाए तो वो डायनासोर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। स्कल के नीचे स्केली स्किन का एक पैच था जो डायनासोर्स में आम बात नहीं है। उसके दांत भी सीधा जॉ बोन से जुड़े हुए थे जो डायनासोर्स में नहीं होता, और इसकी आंख भी डायनासोर की आंखों जैसी नहीं थी। इन सब ने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया क्योंकि ये फीचर्स जो डायनासोर्स में ज्यादा नहीं मिलते वो स्क्वामेट्स, जो कि एक रेप्टाइल्स का ऑर्डर है, में अक्सर मिलते हैं। और बाद में मिलने वाले एविडेंस ने भी ये बताया कि ये डायनासोर नहीं था, जैसे उसकी एक शोल्डर बोन स्क्वामेट्स के साथ मिलती जुलती थी। और इस ऑर्डर के मेंबर्स में ये कहा गया कि ओक्यूलोडेंटाविस लिजर्ड्स के ज्यादा करीब है किसी भी और मेंबर के मुकाबले में, इसलिए इसे अब एक लिजर्ड माना गया। और जिस ग्रुप ने इसकी क्लासिफिकेशन को एक डायनासोर के रूप में पब्लिश किया था, उन्होंने अपने आर्टिकल को वापस ले लिया। हालांकि साइंटिस्ट अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये लिजर्ड है, फिर भी इसमें कुछ राज हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब लिजर्ड है और अब तक कोई नहीं समझ पाया कि ये लिजर्ड ग्रुप में किस जगह बिलोंग करता है। और उन रिसर्चर्स के दिफा में जिन्हें ये लगता था कि ये क्रीचर एक डायनासोर था, ऐसी और भी गलतियां हुई हैं जो इतने ही लेवल पर थीं और कुछ तो काफी लंबे समय तक सही भी नहीं की गई, जैसे कार्बोनिफरस मेगाड्रैक्ने का केस। ये स्पाइडर 1980 में पेलियोंटोलॉजिस्ट मारियो हुनेकिन ने डिस्क्राइब किया था, जिन्होंने मेनली कैरापेस का यूज करते हुए इसकी क्लासिफिकेशन की थी क्योंकि उन्हें ये स्पाइडर्स के कैरापेस से मिलती जुलती लगी थी। इसके अलावा उन्होंने एक हेरी एब्डोमेन और स्पाइडर लाइक माउथ देखा जो उन्हें और भी यकीन करने पर मजबूर कर गया कि ये एक स्पाइडर ही है। इस बात ने हुनेकिन को बहुत ही एक्साइट किया क्योंकि रिमेन से ये पता चलता था कि ये स्पाइडर लेग टू लेग तकरीबन 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच वाइड था, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर बना रहा था। आज के जमाने में जीने वाले गोलायत बर्ड ईटर को भी पीछे छोड़कर इस अचीवमेंट ने इसे इंस्टेंटली फेमस बना दिया। लेकिन उस वक्त भी इस सो कॉल्ड स्पाइडर के बारे में कुछ सवाल उठ गए थे जिनके बारे में हुनेकिन भी जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसके माउथ पार्ट का एक ब्रॉड राउंडेड एंड था जो स्पाइडर्स में कभी नहीं देखा गया, लेकिन हुनेकिन ने इसे बस एक अजीब फीचर के रूप में मान लिया था और लगभग 40 सालों तक इसने अपना टाइटल रिटेन किया एज द लार्जेस्ट स्पाइडर एवर 2005 तक, जब एक दूसरा ज्यादा कंप्लीट स्केलेटन मिला। इस बार हुनेकिन फिर से उसकी एनालिसिस करने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन इस बार एक दूसरा ग्रुप भी मौजूद था और जल्द ही ये साबित हो गया कि ये स्पाइडर नहीं बल्कि एक यूरेप्टरेट है जिसे सी स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। इस नई आइडेंटिफिकेशन ने उन अनएक्सप्लेन्ड फीचर्स को क्लियर कर दिया जो स्पाइडर्स में कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन ये सैड बात भी थी कि ये असल में दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर नहीं था, और भी सैड था कि ये लार्जेस्ट सी स्कॉर्पियन के टाइटल के लिए भी कम्पीट नहीं कर पाया। हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि नए स्पेसिमेंस के साथ ये कार्बोनिफरस पीरियड के वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सी स्कॉर्पियंस में से एक बन गया, जो अपने आप में एक इम्प्रेसिव फीट है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।